हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रैंकिंगपीडिया चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल एंड द बेसिक्स ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन। ये लेक्चर नंबर 3 है और आज हम जो इस वीडियो में स्टडी करेंगे वो करेंगे रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, जिसे आरडीए कहा जाता है, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट एंड एनर्जी मेटाबॉलिज्म। सो स्टार्ट करते हैं। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस आरडीए। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? रिकमेंडेड माने होता है अनुशासित, ठीक है। डाइटरी मतलब है आपका फूड, ठीक। अलाउंस माने अलाउ करना, ठीक है। तो एक अनुशासित खाना जो आपके लिए अलाउ किया जाता है कि जिससे आप हेल्दी रहेंगे, ठीक है, इसी को कहते हैं आरडीए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रिकमेंडेड डाइटरी allowance are the level of intake of essential nutrition that based on the scientific knowledge are judged by the Food and Nutrition Board to be adequate to meet the known nutrition need of a particular all healthy person। अब इस स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि जो हमारा आरडीए है वो एक लेवल बताता है कि हमारी बॉडी को जो एसेंशियल न्यूट्रिशन है उसको कितना हमें इनटेक करना चाहिए ताकि हम हेल्दी पर्सन रहे, ठीक है, हमारा हेल्थ ठीक रहे। और ये जो आरडीए डिसाइड करता है एसेंशियल न्यूट्रिशन को, वो कैसे डिसाइड करता है? बेस्ड ऑन द साइंटिफिक नॉलेज। और इसको जज कौन करते हैं? फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड। The second point is recommended dietary allowance RDA, average daily level of intake sufficient to meet the nutrition requirement of nearly all 97 to 98% healthy individual, often used to a planned nutrition adequate diet for individual। अभी अगर हम आरडीए के रूल के अकॉर्डिंग, आरडीए के जो अलाउंस है आपके डाइट को लेके, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो एवरेज डेली लेवल पे भी अगर हम देखें तो जो इनटेक आप करते हैं अपने न्यूट्रिएंट का, वो सफिशिएंट होता है, रिक्वायरमेंट आपका फुलफिल करता है 97 to 98% आपकी बॉडी के जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन का उसको फुलफिल करता है ताकि एज अ हेल्दी इंडिविजुअल रहे, ठीक है। क्योंकि आपका फूड जो है वो डायरेक्टली आपकी हेल्थ को ट्रिगर करता है। अगर आपका डाइट ठीक नहीं है देन आपका हेल्थ भी ठीक नहीं रहेगा, तो आप हेल्दी पर्सन में काउंट नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन एवरेज वुमेन शुड हैव अराउंड 2000 कैलोरीज अ डे। उसी कैलोरी को 2000 जो कैलोरी है उसी को हमने किलो जूल में रखा है। एंड द मैन शुड हैव अराउंड 2500 कैलोरीज अ डे, जो अप्रोक्सीमेटली किलो जूल में जब चेंज होगा तो 10,500 हो जाएगा। We all need a different amount of energy from the food to be a healthy weight। अब यहाँ ये कह रहा है कि जो वुमेन्स होती हैं, ठीक है, उनका एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है, कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या है? 2000 कैलोरी रिक्वायरमेंट होता है। अगर हम किलो जूल में बात करते हैं तो वो 8400 किलो जूल अप्रोक्सीमेटली पड़ा, ठीक है। अगर वही हम मैन की बात करते हैं तो वहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो लगभग 2000 से 2500 तक का कैलोरी रिक्वायरमेंट होता है एक दिन में, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा है कि बेस्ड ऑन द जेंडर आपका कैलोरी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। जब एनर्जी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है दैट मीन्स आपका आरडीए के अकॉर्डिंग आपका जो एसेंशियल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होगा वो डिफरेंट होगा, और साथ में उसके अकॉर्डिंग आपका वेट और हेल्थ भी होगा। तो एज कंपेयर टू जेंडर, अगर हम मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं तो मेल को एज अ ज्यादा कैलोरी की जरूरत होती है पर डे पे ना। अगर हम बात करते हैं आरडीए की तो दिस इंप्लाई द एडिशन ऑफ द सेफ्टी फैक्टर अमाउंट टू बी एस्टिमेट द रिक्वायरमेंट टू रिकवर। अब अगर हम आरडीए की बात कर रहे हैं तो हम इसमें कुछ सेफ्टी फैक्टर को भी देखते हैं। वो सेफ्टी फैक्टर कौन कौन से आरडीए में कवर्ड होते हैं? पहला, वेरिएशन अमॉन्ग द इंडिविजुअल। वेरिएशन डिपेंड करता है अमॉन्ग, मतलब जो इंडिविजुअल को हम आरडीए के लिए स्टडी कर रहे हैं उनमें वेरिएशन डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन कोई जेनेटिक डिसऑर्डर से हो, जेंडर के अकॉर्डिंग हो, या तो फिर उसके अंदर कोई और हेल्थ इशू हो, ठीक है।
तो वेरिएशन होता है हर एक बॉडी का, अपनी हर एक इंडिविजुअल की बॉडी में आरडीए का जो अलाउंस है फूड का वो अलग अलग होगा। सेकेंड इज अ लॉसेस ड्यूरिंग कुकिंग। ठीक है, जब कुकिंग होती है, जब फूड हम कुक करते हैं तो उस समय भी कुछ जो फैक्टर्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। द थर्ड इज अ लैक ऑफ प्रीसियस इज द एस्टिमेट रिक्वायरमेंट। और जो एस्टिमेट हमारा रिक्वायरमेंट है उसमें थोड़ा सा लैक हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो सेफ्टी मेजरमेंट है इसके रिगार्डिंग में, कि जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है आरडीए, उसमें हम रिक्वायरमेंट प्लस सेफ्टी फैक्टर को भी कंसीडर करते हैं। सेफ्टी फैक्टर, अगर फॉर एग्जांपल अगर ये सेफ्टी फैक्टर आप ध्यान नहीं देते हैं तो ऐसा नहीं है ना कि अगर मेल और फीमेल में एनर्जी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है तो इसका मतलब ये नहीं ना कि सारी फीमेल में आपका 2000 ही कैलोरीज चाहिए, ऐसा तो रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि एज फैक्टर होगा, जेंडर फैक्टर होगा, डिसीज हो सकता है, हेल्थ इशू अदर्स होते हैं, या प्रेगनेंसी हो। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग में एक, अगर हम जेंडर से वुमेन्स का भी लेते हैं ना तो डिफरेंट वुमेन्स में एनर्जी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। अगर कोई वुमेन एज ए एथलिक है, ठीक है, तो उसका बॉडी का रिक्वायरमेंट, उसका एनर्जी का रिक्वायरमेंट बहुत डिफरेंट होगा एज अदर कॉमन वुमेन्स के। ठीक है, तो ये डिफरेंट फैक्टर्स जो है, इसीलिए हम यहाँ पे आरडीए में रिकमेंड करते हैं कि रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है आपकी बॉडी की, साथ में सेफ्टी फैक्टर में हम अदर चीजों को कंसीडर करते हैं। अब बात करते हैं कि आरडीए में कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, द एवरेज डेली डाइटरी न्यूट्रिशन इनटेक लेवल इज सफिशिएंट टू मीट द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट of nearly or 97 to 98% healthy individual in a particular life stage and a gender group. तो जो एवरेज, एक जो एवरेज डेली आपके फूड के न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट है, इनटेक है, जिससे आपकी बॉडी सफिशिएंटली आपका न्यूट्रिशन लेवल आपको हेल्दी बनाने के लिए जरूरत करता है, तो वो डिपेंड इन पे करता है कि क्या आपका लाइफ स्टेट है और जेंडर ग्रुप है। इसके अकॉर्डिंग हम जो कैलकुलेट करते हैं वो फॉर्मूला है RDA is equal to EAR plus 2SD EAR। ओके, अब ये EAR क्या है? EAR क्या है? बेसिकली एस्टिमेट एवरेज रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कि पर्टिकुलर किस लाइफ स्टेट का पर्सन है, क्या जेंडर ग्रुप है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसका एस्टिमेट एवरेज रिक्वायरमेंट, उसकी बॉडी का कितना है एनर्जी का। एसटी क्या है? आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब यहाँ EAR क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि EAR का जो EAR हम निकालते हैं फॉर्मूला सिर्फ आपका यहीं तक है। ठीक है, लेकिन ये EAR यहाँ पे जो है वो बेसिकली हम SD जो एस्टिमेट एवरेज रिक्वायरमेंट है उसी का हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपके पास इनसफिशिएंट डाटा हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको जेंडर पता है, एज पता है, उसका आपको उसका लाइफ स्टाइल पता है, आपको उसकी रिपोर्ट पता है कि पैथोलॉजिकली क्लिनिकली वो कितना फिट है पर्सन, तो आप इजीली उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको उसका एस्टिमेट एवरेज रिक्वायरमेंट पता होगा, उसकी बॉडी का कितना रिक्वायरमेंट है, कैलोरीज का, एनर्जी का, डाइट का, वो आपको पता है, तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। बट क्या हो अगर आपको उस पर्सन का एस्टिमेट, आपको बेसिकली लाइफ स्टेज ना पता हो, एग्जैक्टली सारा सिचुएशन ना उसका नहीं पता कि क्या उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है एनर्जी की, उस केस में क्या होगा, इफ द डाटा अबाउट वायबिलिटी इन रिक्वायरमेंट आर इनसफिशिएंट, ठीक है, टू कैलकुलेट दी एसडी, अगर हमारे पास प्रॉपर डाटा नहीं है कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर सके, देन अ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ER, तो ER के लिए हम 10% इज ऑर्डिनरी एज्यूम करते हैं। ठीक है, 10% एज्यूम करते हैं, तो RT मेरा क्या हो जाएगा 1.2, ये क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन का अमाउंट हो जाएगा, प्लस सॉरी इनटू ER। ठीक है, तो ये हो जाता है उस समय फॉर्मूला, जब अगर हमें इनसफिशिएंट डाटा हो हमारे पास, तब हम क्या करेंगे, इनसफिशिएंट डाटा हम एसडी कैलकुलेट नहीं कर सकते, तब हम क्या करेंगे, RDA मेरा क्या होगा 1.2 इंटू ER, यानी कि एस्टिमेट एक्वायर्ड एस्टिमेट एवरेज रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सन, इसलिए यहाँ पे SD के बाद ER लिख दिया गया है। ठीक है ना, अब बात करते हैं न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। हमने ये तो देख लिया कि हमारी बॉडी का एक एवरेज डिसाइड है कि हमारा
RDA डिसाइड है, डेली अलाउंस डिसाइड है कि हमें हेल्थी बनने के लिए, हेल्थी हमेशा रहने के लिए एक रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन का एक प्रॉपर अमाउंट में, जो थोड़े से अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन अब बात करते हैं न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फॉर द ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी में क्या क्या न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। Nutrition requirements are the level of the particular nutrition in the lowest amount that is necessary to maintain a person in a good health. तो बेसिकली क्या कहता है, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या है, एक लेवल है जो किसी भी पर्टिकुलर न्यूट्रिशन का बताता है कि इससे लो अमाउंट में, ठीक है, वो रिक्वायरमेंट है कि किसी पर्सन का हेल्दी रहने के लिए, ठीक है। इसे यहाँ पे लिखा है लोवेस्ट अमाउंट दैट इज नेसेसरी, यानी कि वो कम से कम अमाउंट जो बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है किसी भी पर्सन को हेल्दी रखने के लिए। सेकेंड इज द न्यूट्रिशन इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ द हेल्थ एंड द डेवलपमेंट। द बेटर न्यूट्रिशन इज रिलेटेड टू द इम्प्रूव इन्फेंट चाइल्ड मैटरनल हेल्थ, strong immune system, safer pregnancy and the childbirth, lower risk of non-communicable disease such as diabetes and cardiovascular disease and the longevity। तो बेसिकली न्यूट्रिशन जो है वो एक क्राइटेरिया है, क्रिटिकल पार्ट है आपकी हेल्थ और डेवलपमेंट का। अगर आपका न्यूट्रिशन बेटर है तो आप किस किस चीज़ को इम्प्रूव करते हैं, आप इन्फेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, चाइल्ड को, अपनी मेंटल हेल्थ को, इम्यूनिटी को, सेफ प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ को। इसके अलावा आप जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है जैसे लाइक डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, आप इसके रिस्क को भी कम करते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द 7 एसेंशियल न्यूट्रिशन। अब 7 टोटल 7 आपके पास एसेंशियल न्यूट्रिशन है, ठीक है। ये कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज अ विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फैट, डाइटरी फाइबर्स, वाटर एंड कार्बोहाइड्रेट। ये 7 आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, ठीक है। People need to consume these nutrients from the dietary source for the proper body function. The essential nutrition are crucial in supporting a person, reproduction and good health and growth. तो इसमें क्या कह रहा है कि जो किसी भी पर्सन का, ठीक है, कोई भी पर्सन कहाँ से ये न्यूट्रिशन कंज्यूम करता है, अपने डाइटरी सोर्स से, यानी कि आप जो फूड खाते हैं उससे, ताकि आपका बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर सके। और जो ये एसेंशियल न्यूट्रिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा सपोर्ट कहाँ कहाँ करते हैं, आपके रिप्रोडक्शन के, आपके हेल्थ के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं, अगर आपका न्यूट्रिशन लेवल अच्छा है दैट मीन्स आप हेल्दी हैं, ठीक है। बिसाइड ऑफ कि कोई आपको जेनेटिक डिसऑर्डर ना हो, ठीक है, क्योंकि आपका न्यूट्रिशन जो रहता है आपकी बॉडी को पूरे कंप्लीटली 98% एक तरीके से वो आपको एक डायरेक्शन देता है कि आपकी बॉडी कैसे फंक्शन करेगा। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट है, एनर्जी सोर्स है, ठीक है। अब वाटर दिया हुआ है, वाटर क्या करता है, आपका 70% आपका बॉडी वाटर से बना। इसके रिगार्डिंग में प्रीवियसली वीडियो आ चुके हैं बायोकेमिस्ट्री सीरीज में, आप देख सकते हैं कि वाटर का क्या रिक्वायरमेंट होता है, कितना इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए, अर्थ के लिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, रैंकिंग पीडिया को। अब आगे देखते हैं। तो ये था हमारा बेसिकली न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी के लिए, जो कि 7 न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, जिनको आगे हम डिटेल में स्टडी करते जाएंगे 1 by 1। सो अब न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं। तो ये एक आपका पिरामिड शेप में बना हुआ चार्ट है, ठीक है, जिसमें बेस ऑन द रिक्वायरमेंट कि आपकी बॉडी को किस चीज़ की क्या लेवल पे जरूरत है, ठीक है। सबसे बेस में हमारा ब्रेड आ गया है, ठीक है, सेरेलेक्स आ गया, राइस हो गई, पास्ता हो गया, आजकल ट्रेंडी रहता है, बच्चों को पसंद होता है, ठीक है, ब्रेड हो गया। देन उसके ऊपर आते हैं आपके वेजिटेबल्स, ठीक है, फ्रूट। देन उसके ऊपर आपका आता है मीट, फिश हो गया, ड्राई बीन्स हो गए, एग हो गए, नट्स हो गए। देन इसी के इक्विवेलेंट क्या आ गया, मिल्क प्रोडक्ट आ गए, मिल्क, योगर्ट, चीज आ गया। एंड द फर्स्ट टॉप पे कौन है, फैट, ऑयल एंड स्वीट। अब देखिए ये पिरामिड शेप में नोट करने वाली चीज ये है कि जो बेस में है, ठीक है,
वो बेस वाली चीज़ें वो चीज़ें हैं जिनकी आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अब पास्ता है, राइस है, ब्रेड है, सेरेलेक्स है, इनमें बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। इसलिए हमने इनको बेस में रखा है, क्योंकि आप इसको यानी कि पिरामिड जैसे जैसे अप स्ट्रीम जा रहा है, जो वो प्रोडक्ट है उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती जा रही है, ठीक है। अब फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, इससे आपको मिनरल्स मिल जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन मिलते हैं, शुगर भी होता है। फिर आपका आता है नॉन वेजिटेरियन थिंग्स और मिल्क। अब यहाँ पे मिल्क और नॉन वेजिटेरियन को देखिए इक्विवेलेंट एक ही हमने प्लेन में दिया हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स इनकी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी में उससे थोड़ा और ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा किसकी जरूरत है? आपके फैट की, ऑयल की, स्वीट की। स्वीट बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये हो गए एक पिरामिड शेप में चार्ट, जिसमें based on your body need and the importance of the particular nutrient यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अब इसी चीज को और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ही है आपकी बॉडी की 5 एसेंशियल न्यूट्रिशन जो है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 एसेंशियल न्यूट्रिशन है, लेकिन उसी को हमने अलग अलग कैटेगराइज करके 5 एसेंशियल न्यूट्रिशन में कहते हैं। कहीं आपको 5 मिलेगा, कहीं 6 मिलेगा, कहीं 7 मिलेगा। बेसिकली ये डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि हम क्या करते हैं कि विटामिन और मिनरल्स को साथ में कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ना उसे जो हम कैटेगराइज करते हैं बेस ऑन, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इसीलिए आपको कभी कहीं 5 मिला हुआ मिलेगा, कहीं 6 मिलेगा, कहीं 7 मिलेगा। योर बॉडी इज मेड फ्रॉम व्हाट यू ईट एंड द फूड इज एसेंशियल फॉर अ फिजिकल एक्टिविटी। अब देखिए बॉडी ग्रोथ के लिए आपको देखिए सोया है, मीट है, फिश है, ठीक है। ये बेसिकली किसके सोर्स है? प्रोटीन के सोर्स हैं, ठीक। ये आपके बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। दूसरा आपका आ जाता है कि एनर्जी जनरेशन में, ठीक है, यानी कि बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। जैसे पीनट हो गए, ठीक है, माइनोइज है, राइस है, ब्रेड है, पास्ता हो गए, ये सब किसके हैं? कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं, जो आपकी बॉडी में एनर्जी सप्लाई करेंगे। देन रेगुलर बॉडी फंक्शन के लिए आपके विटामिन आ गए, जिसमें कैरेट आ गया, आपका बेरीज आ गया, ठीक है, मिल्क आ गया, ग्रीन वेजिटेबल्स है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है? आपके बॉडी में रेगुलर फंक्शन करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो ये दोनों लास्ट के दोनों चार्ट आपको बस यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपके जो न्यूट्रिशन है वो आपकी बॉडी में अलग अलग फंक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और आपका पूरा बॉडी आप क्या न्यूट्रिशन ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, और उसी से आपकी बॉडी फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो जैसा न्यूट्रिशन होगा वैसा आपका बॉडी होगा। नाउ बात करते हैं अब एनर्जी मेटाबॉलिज्म की। तो एनर्जी मेटाबॉलिज्म क्या है? द एनर्जी मेटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एटीपी फ्रॉम द न्यूट्रिएंट एंड comprise a series of interconnected pathway that can function in the presence or absence of oxygen। अब देखिए यहाँ दोनों दे दिया, प्रेजेंस एंड absence ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन की बात होगी और उसके प्रेजेंस में और एब्सेंस पे। तो अब इस स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म है वो एक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं? जनरेट करते हैं एटीपी। एटीपी क्या काम करता है? आपकी बॉडी में एनर्जी सप्लाई करता है एटीपी बना के, ठीक है। अगर एटीपी फॉर्म नहीं होगा तो बॉडी में एनर्जी भी, आपके पास एक एनर्जी करेंसी एटीपी ही है, जो डायरेक्टली आप जब हाथ हिला रहे हैं, आप पल के झपका रहे, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ एटीपी ही यूज होता है, ठीक है। और ये एटीपी कहाँ से जनरेट होता है? आप जो न्यूट्रिएंट लेते हैं उसके जरिए, और साथ में एक कंप्राइज सीरीज ऑफ पाथवेज होते हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, जो फंक्शन करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी। मतलब कि कुछ पाथवे होंगे जहां पे ऑक्सीजन की नीड नहीं है, और कुछ पाथवे होंगे जहां पे ऑक्सीजन की नीड होगी। जस्ट लाइक एग्जांपल ले लीजिए ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ग्लाइकोलाइसिस में है। Next point is the energy metabolism is a general process by which living cell acquire and use the energy need to stay alive, to grow and to reproduce। तो एनर्जी मेटाबॉलिज्म को बेसिकली हम एक जनरलाइज प्रोसेस में ये कह सकते हैं कि जो भी लिविंग सेल्स हैं, ठीक है,
उनकी जो ये एनर्जी वो यूज़ करते हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो मेटाबॉलिज्म इज अ बैलेंसिंग एक्ट इन्वॉल्विंग द टू काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट गो ऑन एट द सेम टाइम। तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म में एक बैलेंसिंग एक्ट होता रहता है दो अलग अलग एक्टिविटी में, जो सेम टाइम पे होती रहती है, यानी कि एक सेम टाइम पे दो एक्टिविटी होती रहती है। अब ये दो एक्टिविटी क्या है? द फर्स्ट वन इज अ बिल्डिंग अप द बॉडी टिश्यू एंड द एनर्जी स्टोर कॉल्ड एनाबोलिज्म। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि एक प्रोसेस जो होता है वहां पे जो आपके बॉडी के टिश्यूज हैं वो बिल्डअप होते रहते हैं, बनते रहते हैं, साथ में एनर्जी स्टोर होता रहता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं एनाबोलिज्म। सेकेंड क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन द बॉडी टिश्यू एंड एनर्जी स्टोर टू गेट मोर फ्यूल फॉर अ बॉडी फंक्शन इज कॉल्ड कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म में क्या हुआ है? ब्रेक डाउन हो रहा है बॉडी टिश्यूज का और एनर्जी जो स्टोर थी उससे एज अ फ्यूल हम यूज करके बॉडी फंक्शन करती है, जिसे हम कहते हैं कैटाबोलिज्म। तो बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कैटाबोलिज्म का मतलब होता है ब्रेक करना और एनाबोलिज्म का मतलब है ज्वाइंट करना, ठीक है। रफली हम ये कह सकते हैं कि कैटाबोलिज्म में क्या हो रहा है, हमारा ब्रेकडाउन हो रहा है, फ्रॉम द ब्रेकडाउन द बॉडी टिश्यू का ब्रेकडाउन हो रहा है, साथ में एनर्जी जो स्टोर है उससे हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं और बॉडी को फंक्शन करवाते हैं। तो हम क्या कहते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, और उसे यूज कर रहे हैं, तो हुआ कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म में जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है, ठीक है, जहां पे बॉडी टिश्यू बिल्डअप होती है और साथ में एनर्जी स्टोर होती रहती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस कहता है एनाबोलिज्म। जब आप खाना खाते हैं, खाना डाइजेशन हो रहा है, वो एक कैटाबोलिज्म प्रोसेस है। उसके बाद उससे बनी हुई एनर्जी स्टोर होती है, वो एनाबोलिज्म है। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि जब कैटाबोलिज्म का प्रोसेस आपकी बॉडी में चल रहा हो तो एनाबोलिज्म पॉज हो जाएगा, नहीं। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मेटाबोलिज्म है, ये जो मेटाबॉलिज्म है वो एक बैलेंसिंग एक्ट है, ठीक है, जो दो एक्टिविटी को बैलेंस करता है, जो है एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट को टारगेट करेंगे, क्योंकि हमारा जो 7 न्यूट्रिशन है हम उन्हें 1 बाय 1 देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट, जो कि मेन एनर्जी सप्लाई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा रैंकिंग पीडिया को। थैंक यू।